हेलो बच्चों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, आज हम पढ़ेंगे 1.1 नाइन्थ क्लास का। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको करने से पहले हमने जो कल इंट्रोडक्शन क्लास की थी, यदि जिस किसी ने भी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर देखिए, क्योंकि वो बेसिक्स है और आपको यदि वो नहीं पता होगा, इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, तो आप 1.1 करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए मेरा सजेशन से आपको क्या है, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद आप 1.1 देखिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, और अच्छे से चीज़ समझ में आएगी तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो मैं उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कल पढ़ा था कि शून्य भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि शून्य को हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लू पेन ले लेते हैं इधर से ना। हाँ, शून्य को भी हम क्या कर सकते हैं, देखो 0/1, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, ये भी देखो, इसको हम p बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं q। तो ये भी क्या है, p/q के फॉर्म में है। सिर्फ कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बट p इज़ इक्वल टू 0, p 0 हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है अपन को। ठीक है ना, q 0 नहीं होना चाहिए बस। q मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है या हर की संख्या है, इसको 0 नहीं होना चाहिए। p मतलब अंश की संख्या आपकी 0 हो सकती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाँ, तो इसका आंसर आपको नोटबुक में कैसे लिखना है, तो वो देखिए। तो इसमें लिखेंगे आप, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा ही लिखना है आपको, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें इसे संख्या ऐसे बोल सकते हैं, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी ऐड करना है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि परिमेय संख्या होती क्या है उसमें थोड़ा सा। ठीक है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा। चलिए, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को इसमें हम लिख सकते हैं, देखो 0 को p/q में व्यक्त करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 0/q के रूप में, जैसे हमने इधर पढ़ा है 0 और अपॉन 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, p इक्वल टू 0 एंड और q इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। इधर तक यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे आई होप कि आपने यदि इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो यह ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, 2 और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको, और जो कि आपको बहुत अच्छे से मैंने बहुत ही स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया भी है, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो इधर देखिए, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए तो इसमें क्या करना है, हमें 6 संख्याएं प्राप्त करना है। ठीक है ना, देखो आपको क्या करना है, परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या आपको बताना है। ठीक है ना, तो वैसे आपको नॉर्मली नंबर पता है क्या है, 3 और 4 के बीच कितने नंबर हैं आपको नहीं पता। ठीक है ना, वैसे क्योंकि 3 और 4 जो है, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 4 के बीच में अभी हम कोई संख्या नहीं दिखती,
बट इनके बीच में अनंत संख्या होती हैं। जैसे इनके बीच में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे देखो 3.1 होता है, 3.2 होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्या होती हैं। कहाँ तक आएंगी, ये पूरी 4 तक आएंगी, ठीक है ना। ये ऐसे 3 से ही स्टार्ट होगी और ये कहाँ तक जाएंगी, 4 तक जाएंगी। मतलब इनके बीच में आपको जो बहुत सारी, इसको भी हम बोलेंगे अनंत संख्याएँ मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम इसके हर की सहायता लेंगे, ठीक है ना। हर की सहायता लेंगे, क्यों, कैसे, देखिए जैसे 3 लिखा है, ठीक है ना। 3 लिखा है तो इसके डिनोमिनेटर में हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, जो आपको लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको ले लिया, इधर पे 7 ले लिया, कितना ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है ना। और इधर पे आपने ले लिया, ये 4 है तो इधर पे आपने ले लिया 4। इसको हम एक के नीचे एक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको सॉल्व भी करेंगे अभी, ठीक है ना। सॉल्व भी करेंगे तो इसमें अपन को देखना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें देखो अब ये 3/7 लिया है अपन ने, ठीक है ना। तो 3/7 लिया है तो 7 अपन ने लिया है तो इधर पे ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि 7 ले लें और किसी वापस करें ना। इसलिए अपन का क्या है, ऊपर नीचे यदि 7 लिया है तो आपको ऊपर भी 7 देना पड़ेगा और इधर पे 1 लिख देंगे अपन, ठीक है ना। हाँ, तो इधर भी 7 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इधर पे 1 लिख सकते हो तो इधर 7/7 कर सकते हो, इधर पे 1 लिख सकते हो, इधर 7/7 कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। दोनों सही है। तो 7 3 का कितना, 7 3 21 होता है। तो इधर लिख दिए 21 और 7 एकम 7 होता है, ठीक है। और इधर पे 4 7 28 होता है और इधर पे 7 एकम 7 होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं मिल गई अपन को, देखो 22 मिल गया, 23 मिल गया, 24 मिल गया, 25 मिल गया, 26 मिल गया और 27 मिल गया। आपको कितनी चाहिए थी, 6 चाहिए थी, 6 परिमेय संख्या चाहिए थी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो 6 परिमेय संख्या एग्जैक्ट आपकी आ गई। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको यदि एग्जैक्ट नहीं आती हैं, ज़्यादा आती हैं, जैसे मान लो 6 की जगह आपको 9 आ रही हैं, 10 आ रही हैं, तो उनमें से आप कोई भी 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ये नहीं बोला है कि बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे कोई भी आप 6 परिमेय संख्या दे सकते हैं। तो ये 3 और ये 3 6 परिमेय संख्या आपको मिल गई, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लिखेंगे कैसे ये देखना है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि 21/7 और 28/7 इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। 28/7 को हम थोड़ा बीच में गैप रखेंगे, क्योंकि इनके बीच में आपको परिमेय संख्याओं को लिखना है जो हमने फाइंड की है, ठीक है। चलिए, तो देखो इनमें से दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है ना। सॉरी, ये वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि दोनों में संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, ठीक है ना। जब हर क्या होता है, हर बार समान हो तो ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, ये वाली संख्या बड़ी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इधर पे ऐसा साइन लगाएंगे, ठीक है ना। और इसके पहले क्या आएगा, 28 के पहले क्या आता है, 27 आता है, 27/7। इधर पे क्या आएगा, 26/7। इधर पे क्या आएगा, 25/7। इधर पे क्या आएगा, 24/7। 23/7। इधर आएगा 22/7। फिर से ऐसा लगा देंगे, ठीक है ना। इस टाइप से आप थोड़ा गैप दे सकते हैं, थोड़ा कम दिया था इसलिए थोड़ा कंजस्टेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं कि इसमें परिमेय संख्या आपकी 6 ये वाली है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करना है, ठीक है ना। तो 5 परिमेय संख्या बताना है, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, करते हैं। चलिए, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे 3/5 दिया है आपको, जो नंबर दिए हैं वो इधर पे आप लिख लेंगे। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नंबर को लिख लेना है, 3/5 और 4/5। 4/5 है तो 4/5। अब देखिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने क्या है, इनके हर जब समान होते हैं तो आपको एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके बीच में आपको हर समान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही हर समान है, ठीक है। तो इसमें आपको परिमेय संख्या निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो चलिए आप इसमें से क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 7 का कर लेंगे, 7 का कर लेंगे, 7 का ही कर लेंगे, ठीक है। उसमें भी हमने 7 का किया था, इसमें भी 7 का कर लेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप 8 का भी कर सकते हो, 6 का भी कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी वो कर लेना, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, 30 आते 21 और 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें करेंगे अपन, इसमें भी अपन 7 का करना है, क्योंकि देखो इसकी हर की संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें 35 आया तो इधर भी 35 ही आना चाहिए, तो इधर भी 7/7 करेंगे, क्योंकि 7 गुना 35 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 7 गुना 35, ठीक है। तो अभी भी आपने देखा कि देखो 21 और 28 के बीच कौन कौन सी संख्या मिली हमें, 22 मिल गई, 23 मिल गई, 24 मिल गई, 25 मिल गई, 26 मिल गई, 27 मिल गई, ठीक है। कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई, ठीक है। अपन को कितनी चाहिए, 5 चाहिए, कोई भी 5 ले लो इसमें से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अतः 5 परिमेय संख्या, अतः ऐसा लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ऐसा डैश लगाएंगे। और इधर पे आपने जैसा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, उसके पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही आपको थोड़ा बीच में गैप देना है। इधर पे 28/35, ठीक है ना, ये लिखना है। और वैसे कि हमने बताया था जब हर समान हो तो जो संख्या ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होती है वो बड़ी कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें से आपको पूरे नंबर लिखना है, 27 इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 22/35, 23/35, ठीक है। 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप अलग से भी लिख सकते हैं आंसर में, अतः आंसर, यह आंसर भी कहला सकते हैं ये, कि ये 5 संख्या आपको मिल गई। तो इनमें 5 में से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो आंसर ऐसे आंसर आदि आपको बताना है, ठीक है ना। तो इधर पे क्या करेंगे आप, आंसर में क्या लिखेंगे, 22/35, ठीक है, 23/35 ऐसा लिख सकते हैं, 24/35, 25/35 और 26/35, ठीक है। चलिए बच्चों, तो 4th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर इतना ही है। और अब यदि आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी डाउट आते हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो मैं अगली वीडियो में इसको कंसल्ट करते जाऊँगा। चलिए, तो देर ना करते हुए अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 4th क्वेश्चन आपका है। इसमें कुछ सत्य असत्य दिए गए हैं जो कि आपको डेफिनेशन से रिलेटेड हैं। तो डेफिनेशन यदि आपने पढ़ी है तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। कारण भी देना है इसमें। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमने पढ़ा था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। कैसे, जैसे प्राकृतिक संख्या को जैसे हमने कहा था, जैसे 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, देखो इसमें प्राकृतिक संख्या भी इंक्लूड है ना, ये प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इधर से, इनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो हम बोलेंगे हाँ, प्रत्येक संख्या भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा अपना, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या लिखोगे, इसका आंसर में हम कारण भी लिखते जाते हैं इधर पे, ठीक है। इसमें कारण में आप क्या लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णांक में, ऐसा बोल सकते हैं, देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या में, क्योंकि अब पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या सही प्राकृतिक संख्या शामिल है, ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या दे रहा है, देखो सेकंड वाला क्या दे रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, प्रत्येक पूर्णांक वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक में हमने क्या पढ़ा था, देखो पूर्णांक संख्या हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव नंबर्स, द ग्रुप ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है।
तो इसमें देखो नेगेटिव नंबर यदि आएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या नहीं बोलते ना इनको, ये सब पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको असत्य बोलेंगे कि हमने नंबर लाइन में ये पढ़ा। देखो पूर्णांक संख्या ये पढ़ी थी हमने, पूर्णांक संख्या में क्या पढ़ा था, 1 2 3 पॉजिटिव नंबर रहता है, -1 -2 -3, ठीक है, ये संख्या पढ़ी है। तो इसमें आपको क्या है, पूर्ण संख्या है। यदि आपको पूर्ण संख्या इसमें जो भी संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं, इनको हम पूर्ण संख्या नहीं बोलते, यह 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे असत्य, ठीक है। सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम, असत्य बोलेंगे। तो इधर पे हम लिख देंगे असत्य। इसमें कारण देने के लिए आप क्या, कारण में क्या लिखोगे, असत्य लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, कारण में क्या दोगे क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ, और जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होता, इसमें ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होता, ऐसा लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये है क्या, ये भी गलत है, ठीक है ना, क्योंकि 0 प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो 0 से लेके स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। किंतु हम माइनस नेगेटिव नंबर्स को भी तो हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स कैसे, जैसे -1 है, ये भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे -2 लिखा है, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो इन नंबर्स को भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन बस होना चाहिए, q ≠ = 0, ठीक है ना, और यहाँ पे q 0 नहीं है, 1 है q, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इधर, ठीक है। तो इसको भी हम असत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, असत्य, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो इसका कारण क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या में अन्य प्रकार की कई संख्या होती हैं जिसमें पूर्णांक पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आप सिंपल से लिख सकते हो कि पूर्णांक परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाती, ठीक है ना। चलिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अभी यहीं पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों।